हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 12 के पुस्तक आरोह भाग सेकंड के अध्याय संख्या 16 जिनके लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर, और रजिया सज्जाद जहीर जी द्वारा रचित एक कहानी है जिसका नाम है नमक, वह हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो उसी नमक कहानी को जो मूल रूप से जो लिखी गई है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम नमक कहानी के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नमक कहानी से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस सेशन में नमक कहानी पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? नमक कहानी जो मूल है, क्योंकि नमक कहानी जो लिखी गई है बच्चों, वह भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोगों के मन में अपने वतन के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाया गया है। किस प्रकार से जो लोग पाकिस्तान में थे वो भारत की तरफ आ गए, भारत के पाकिस्तान की तरफ आ गए, फिर उनके मन में आज भी अपने वतन के प्रति कितना प्रेम है, यह सब दिखाया गया है। किसके जरिए? नमक के जरिए। नमक क्या है भाई? लाहौरी नमक के बारे में बताया गया। तो नमक के जरिए लोगों के एक एक दिल में जो भी परत दर परत, यानी कि एक के बाद एक लोगों के दिलों की भावनाओं को हमें पता चल रहा है। किस प्रकार से जो लाहौर में कस्टम अधिकारी है उसका तो दिल्ली वतन है, दिल्ली जो कस्टम अधिकारी उसका वतन ढाका है, और जो सिख बीवी यहाँ हिंदुस्तान में रह रही है उसका वतन भी क्या है? लाहौर है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है परत दर परत, एक से अलग एक एक परत के बारे में बताया गया किस प्रकार से लोग अपने वतन से आज भी प्रेम करते हैं। देश में लकीरें खिंच गई है फिर भी अपने दिलों में अपने ही वतन के बारे में वो सोचते हैं। इससे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा रजिया सज्जाद जहीर जी का, और साथ में नमक कहानी का सारांश हम लोगों ने पढ़ा। यह समझ में आ गया तो यह हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा लगभग। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नमक कहानी संबंधी जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब नमक है, यह है जो लाहौरी नमक, इसी के बारे में इसमें दिया हुआ है, और इसी की सहायता से हमें लोगों के दिलों में जो प्रेम है अपने वतन के प्रति उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? हमारी पाठ्य पुस्तक है, तो कक्षा 12 है। ध्यान रखना बच्चों, पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 अध्याय संख्या 16, और लेखिका का नाम क्या है? रजिया सज्जाद जहीर। अब आप लोगों से पूछ ले कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में जो नमक कहानी है उसके लेखिका का नाम क्या है? तो क्या याद रखना है बेटा आप लोगों को? रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम मूल रूप से क्या पढ़ने वाले हैं? नमक कहानी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना बच्चों। पहले हम, वैसे मैंने जीवन परिचय में चर्चा कर ली थी, वैसे भी यहाँ भी मैं कर रहा हूँ इस नमक कहानी के सारांश के बारे में। क्यों? अब हम लोग मूल पढ़ने जा रहे हैं, तो मूल पढ़ने इससे पहले सारांश हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो कहानी जो भी दे रखी है यहाँ, जिसके बारे में भी दे रखा है, उसमें बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। वो सारांश देख लेते हैं हम लोग। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। देखो क्या होता है, विस्थापित एक जगह से दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति, पुनर्वासित बस गए हैं जनों, लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। यानी कि जो नमक कहानी है यहाँ, वह भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों ओर, सरहद यानी इधर भारत उधर पाकिस्तान, ये सरहद है बीच में, उधर भारत है इधर पाकिस्तान है। तो दोनों तरफ जो विस्थापित लोग थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर वो बस गए थे, यानी पाकिस्तान से भारत आ गए विभाजन के बाद में, और भारत के पाकिस्तान चले गए, तो उनके जो वहाँ निवास करे उन लोगों के दिलों को टटोलते एक मार्मिक कहानी, बहुत एक ही रहस्यपूर्ण कहानी है। उनके दुख, उनके प्रताड़ना के बारे में बताया गया है, किस प्रकार आज भी हम अपने वतन को याद करते हैं। दिलों को टटोलने की इस कोशिश ने अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए। यानी कि इन्होंने दिलों को टटोलने के साथ साथ यह भी कोशिश की अपना और पराया देश और प्रदेश के कई प्रचलित धारणाओं पर भी इन्होंने कई सवाल खड़े किए हमारे सामने। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। यानी कि विस्थापित होकर आई नहीं, यानी कि लाहौर से जो हिंदुस्तान में जो रह रही है सिख बीवी, वह आज भी अपने वतन लाहौर को ही अपना क्या मानती है? वतन मानती है, और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। और फरमाइश किससे करती है? सफिया से करती है, क्योंकि सफिया के 3 भाई लाहौर में रहते थे, वह उनसे मिलने के लिए जा रही थी। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना है गैरकानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। यानी कस्टम अधिकारी जो लाहौर में बैठा हुआ है, वह कस्टम अधिकारी कहता है कि मेरा वतन है वह दिल्ली है,
और जो इजाज़त दे देता है नमक, जो नमक ले जाना क्या है, गैर कानूनी है। यदि आप ले जाओगे तो आपको कानून द्वारा सज़ा दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यहाँ यही है बच्चों कि कोई भी कार्य करने से पहले यदि हम लोग देख लें कि किस प्रकार से यहाँ सामान, यह सामान हम लोग ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, यह सब हमें यदि मना करने का भाव होता है, जहाँ निषेध होता है, वहाँ गैर कानूनी लिखा जाता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है मेरा वतन ढाका है। और जो इधर भारत में जो कस्टम अधिकारी है वह कहता है, क्या नाम उसका, भारतीय कस्टम अधिकारी का सुनील दासगुप्त का कहना है कि उनका वतन क्या है, ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, राष्ट्र और राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग बटा था, विभाजन हो गया था, तो राष्ट्र सीमा यानी खींच गई थी, यानी एक लकीर खींच गई थी, सरहद जिसे हम बोलते हैं, जिसे बॉर्डर भी कह सकते हैं। मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके थे। यानी कि मजहब के आधार पर, यानी कि जिनका कहते हैं ना कि धर्म जाति के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी ज़मीन मुकर्रर करी कि यह ज़मीन अब हमारी, हम अब यहाँ रहेंगे। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। यानी कि ये जो राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने जितनी भी रेखाएं खींच दी हैं, ये इनके फिर भी इनके पहचान को बदल नहीं पाई है। इनको आज भी अपना वतन ही याद आता है। एक अनचाही, अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। यानी कि जो लाइनें, जो रेखा खींची गई, जो राजनीतिक यथार्थ पर जो रेखाएं खींची हैं, एक अनचाही यानी जो वो चाहते भी नहीं थे, अप्रतिकर जो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था, ये इन्हें भारी बाध्यता से अपने अपने स्थानों पर इन्हें अलग तो कर दिया है, लेकिन इनके दिलों पर आज भी कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी ही चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उगाड़ देता है। कहने का तात्पर्य, नहीं, नमक जैसी छोटी चीज का सफर पहचान के हार्दिक पहलू को परत दर परत क्या करता है, तो उगाड़ देता है। कहने का तात्पर्य, एक छोटी चीज नमक है जो सभी के दिलों को अपने वतन की याद दिला देता है। एक इसमें किन्नू भी आएगा, संतरे और माल्टा से बनाया जाता है, जो उसके बारे में बात करेंगे। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी लाहौर का जो कस्टम अधिकारी है, जो अपना वतन दिल्ली बताता है, वो कहता है मेरा वतन ढाका है। जिसे आप ये नमक दे रहे हैं, उन्हें नमक देते हुए कहना कि आज भी उनका वतन लाहौर ठीक है, यानी कि आज भी उनका वतन लाहौर है, और उन्हें कहना मेरा वतन क्या है, दिल्ली है। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, यानी कि जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर यह भी उम्मीद बनी रहेगी? कहने का तात्पर्य क्या है? देखो दोस्तों, यदि ऐसा सवाल खड़ा होता है तो मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। मैं तो ये कहता हूँ जो नई पीढ़ी आएगी ना, वो कुछ ज़्यादा ही प्रेम करेगी एक दूसरे से, यानी पास पास रहेंगे ना तो जो कुछ ज़्यादा दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दूर से, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो अदर भी, तो दूर से तो आप लोग आपस में प्रेम करेंगे, ये भाईचारा बढ़ता ही जाएगा आगे। देखो मूल पाठ हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाहौरी नमक जो हमारे दिलों को टटोल तो एक सवाल खड़ा कर देगा। अब देखिए, उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती है। यानी सिख बीवी को देखकर, कीर्तन में गए थे कहीं, तो सफ़िया, उस सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान हो गई, क्योंकि सिख बीवी थी वह उसकी माँ की तरह लगती थी उसे। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत
और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। यानी कि ये अपनी माँ के बारे में बता रही है, तो और यही चीज़ किन में दिखाई देती है, उन्हें सिख बीवी में दिखाई देती है। यानी सिख बीवी को देखकर सफ़िया क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, और चेहरा कैसा लग रहा था, किताब की तरह खुला हो लग रहा था। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी, और ऐसा ही मलमल सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जैसे अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। यानी जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। किसने? सिख बीवी ने। जब सफ़िया बार बार उनकी तरफ देख रही थी तो सिख बीवी ने भी अपनी बहू से पूछ लिया कि यह कौन है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। यानी कि जब सिख बीवी ने अपनी बहू से पूछा कि यह लड़की कौन है जो मुझे बार बार देख रही है, तो वह कहती है उसकी बहू कि वह मुसलमान और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। सफ़िया के 3 भाई थे जो लाहौर में रहते हैं और एक बड़ा भाई कस्टम अधिकारी भी है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। और देखो सिख बीवी, इन जैसे ही लाहौर का नाम सुना तो वह वहाँ से उठ करके सीधे सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। यानी कि उनका वतन लाहौर था। तो तुरंत कानों में लाहौर सुना कि वह सुबह कल लाहौर जा रही। सुनते ही वह उठ करके सफ़िया के पास आ गई और उन्हें बताने लगी, उनसे बातें डायरेक्ट करने लगी कि लाहौर हमारा कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत हैं। यानी कि वहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं। उम्दा खाने, अच्छा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, अच्छे कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर है। यानी कि अपने लाहौर शहर के बारे में बता रही है। कीर्तन होता रहा, यानी कीर्तन में गई थी सफ़िया, तो कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही और दोनों कौन, सफ़िया और सिख बीवी धीरे धीरे बातें करती रही। सफ़िया ने 2-1 बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए। यानी कि सफ़िया जब बातें कर रही थी सिख बीवी और सफ़िया, तो सफ़िया ने 2-1 बार बीच में पूछा भी कि माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। अब वो कहेगी कि हाँ बेटी, जब भी आ गए थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उन्होंने कहा हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तब भी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, कोठी यानी कि मकान बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। कि उन्होंने कहा हाँ, जब हिंदुस्तान बना था तभी हम आ गए, अब हमारी कोठी बिजनेस सब कुछ यही है, लेकिन फिर भी हमें हमारा वतन है जो मेरा लाहौर, वह भी अभी याद आता है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियाँ आंचल में समा जाते हैं। यानी फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर, दूधियाँ इन कहने का तात्पर्य यानी कि उनकी आंखों में नमी आ जाती है। बातें आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती साडा लाहौर। यानी कितना अच्छा लाहौर, या अर्थात साडा यानी हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे समाप्त हुआ। कीर्तन कितने बजे समाप्त होता है? 11 बजे। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। यानी जैसे ही सलाम वालेकुम, मालेकुम सलाम करते हैं ना, ऐसे हमारे मुसलमानों में, हमारे मुस्लिम धर्म में, तो उसी प्रकार उन्होंने जैसे ही आदाब करने का अर्ज किया, तभी सफ़िया ने सिख बीवी से कहा कि यदि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दे दीजिए। हम सेहद हैं, हम वादा पूरा किसी भी यथाशक्ति उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। यानी हिचकिचाते हुए कैसे, और धीरे से बोली सिख बीवी कि यदि ला सकते हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आना। देखो कितना अपने वतन से प्यार है, प्रेम है। 15 दिन यूँ गुजरे की पता ही नहीं चला। यानी कि अब जो
सफ़िया है लाहौर जा चुकी है, तो वो कह रही है कि 15 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि जिस बादामी कागज़ में जो पुड़िया थी जिसमें क्या था, शेर भर लाहौरी नमक था। सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही थी। जिम खाना के सामने दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत की, कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई नमक कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। यानी ये आपको पता होगा, जब आप ये तो बिछड़ी हुई बहन है कि देश ही बदल गया। अब आपकी बहन है या हमारी बहन है जब ससुराल से घर आती है तो हम लोग भी क्या करते हैं, माता पिता भी क्या करते हैं कि मेरी बहन को मैं क्या क्या दे दूं, वो सब कम पड़ता है आप लोगों को। और दोस्त कुछ अजीज जिगरी ऐसे होते हैं कि मेरा दोस्त आया बहुत साल पहले की, मैंने कि सोचो आप बहुत साल बाद मिल रहा है और जिसका तो देश बदल गया उसके प्रति कितना प्रेम होगा, बहुत अत्यधिक प्रेम होगा। और यही प्रेम आज भी झलकता है। आप भी देखते हो अपनी जब सिस्टर ससुराल से घर आती है तो कितना आपको प्रेम होता है। क्या क्या आप लोग मतलब मम्मा तो वो क्या करते हैं ना कि साग सब्जी बथुआ जो भी होता है ना, मतलब खेती का होने वाला सब बांध के देते। वो सोचते हैं फिर जो जमाई जी होते हैं उनके, वो कहते हैं कि भाई ले जाऊंगा कैसे, पर क्या करें। अब वो कहते हैं ना कि मैं तो अपनी बच्ची को, वो एक डायलॉग होता है कि मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को दे रही हूँ, मजाक में कह भी देते हैं। तो वही हाल यहाँ हो रहा है। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। 3 भाई थे जिसमें एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं। यानी सफ़िया ने सोचा कि मेरा जो बड़ा भाई एक पुलिस अफसर है, यदि मैं उससे पूछूं तो वह मुझे शायद ठीक राय देगा, उचित राय देगा। तो उसने धीरे से पूछा, क्या भैया, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या करेगा, पुलिस अफसर है ना, वो तो अपनी ड्यूटी निभाएगा। वह हैरान होकर बोला, नमक, देखो मतलब पर्सनल चीज है, इसका मतलब नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। यानी कि उसने तो वही बंटवारे वाली बात कर दी जो एक कहते हैं ना कि पुलिस अफसर में खून में रग रग में जब दूसरे देश के प्रति थोड़ी हीन भावना हो जाती है तो वही है, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। वैसे भी जब बंटवारा हुआ तो नमक तो हमारे से ज़्यादा हिस्से में तुम्हारे आया था, फिर नमक कैसे ले जा सकते हो आप। वह झुंझला गई, सफ़िया झुंझला गई, गुस्सा आ गया। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अब सफ़िया की माँ अर्थात उनकी भाइयों की और सफ़िया एक ही माँ थी, तो वो पहले मर चुकी थी। अब वो अचंभित हो गया कि माँ कौन सी आ गई, माँ तो बहुत दिन हो गए पहले मर गई, कई साल हो गई। अब सिख बीवी को वो अपनी माँ जैसा बता रहा था, मेरी माँ जैसी दिखाई दे रही थी, वही दूधिया आंचल का, यानी वही सफ़ेद मलमल का एक बारीक सा सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए दुपट्टा सा, तो वह उसे अपनी माँ मानने लग गई थी। तो कह रही है कि मैं इससे की बात नहीं करी, बंटवारे की बात नहीं करी, मैं तो केवल बस थोड़ा सा लाहौरी नमक की बात करी हूँ जिसे मेरी माँ ने मुझसे मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। अब बेचारा वो भी इसको कुछ समझ में नहीं आया कि माँ का जिक्र क्यों कर रही है पगली, माँ का वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी यानी होता सिस्टर, जीजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले कानून जो, यानी कि आपके सामान में यदि ऐसी वैसी कोई भी एक चीज़ मिल गई तो आपके प्रत्येक सामान की चिद्दी बिखेर दें कस्टम वाले, फिर मुझे कुछ मत कहना और हमारी बेइज्जती होगी उसमें और तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। अब कह रही है कि बिगड़ बोली कि निकलने का क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्या छिपा के चोरी से ले जा रही हूँ, मैं दिखा के जता के ले जाऊंगी, मैं थोड़ा सा लाहौरी नमक ले जा रही हूँ। अरे प्रेम मोहब्बत की भी तो कुछ बात होगी भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरवत आदमियत इंसानियत के नहीं होते, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते।
यानी कि अब सफिया कह रही है तुम बार बार कानून का नाम ले रहे हो। अरे क्या सब कुछ कानून की हुकूमत होती है? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत की कोई बात नहीं होती है क्या? यानी सब कुछ कानून मानती हूँ गैर कानूनी, लेकिन मैं कोई चोरी से नहीं ले जा रही, मैं कोई शेर भर नमक ले जा रही हूँ। मैं अपनी माँ से वादा किया था, बस उसको निभाने के लिए ले जा रही हूँ। और उन्होंने अपना वतन लाहौर बताया, तो उनके आज भी दिल में लाहौर वतन है। हिंदुस्तान में रह रही हैं जब से बंटवार हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना वतन लाहौर को मानती है। और उन्होंने सौगात, जब मैंने कहा कि कुछ सौगात मंगवाना हो लाहौर से तो थोड़ा सा कुछ भी मंगवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा डरते हुए हिचकिचाकर बोली कि लाहौर तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते हैं ना, मैं क्या चोरी से ले जा रही हूँ? हुकूमत कर रहे हो कानून कानून कानून। तो बिगड़ा गई और गुस्से में आ गई। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अब भाई कह रहा है कि हाँ वो मशीन तो नहीं है पर लेकिन शायर भी नहीं है, पर वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वो भी सही कह रहा है बेचारा। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब दोनों भाई आपस में झगड़ा हो गया। दोनों में कह रहे हैं कि मैं कब कहती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी मत करो, कि मैं कब कह रही हूँ कि आप ड्यूटी मत करो। यह तो एक तोहफा है, प्यार का, प्रेम का, चंद पैसों का। कोई सोना चांदी स्मगल की कोई चीज़ थोड़ी है, कोई काला बाजार तो नहीं कर रहे हो। यह तो बस थोड़ा एक प्रेम, मोहब्बत, मुरब्बत के इंसानियत के नाते मैं उसे ले जाकर दे रही हूँ अपनी माँ को। अब आपसे कौन बहस करे? अब भाई कह रहा है आपसे बहस कौन करे? आप अदीब ठहरो, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। यानी कि आप समझदार ठहरो, अदीब यानी समझदार ठहरो, और सभी समझदारों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। अब भाई कहता है कि तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। अब कह रहा है भाई वैसे तो मैं सही कह रहा हूँ, आप ले जा नहीं पाएंगी, लेकिन ये जो बदनामी है ये मुफ्त में मिल जाएगी। तुम तो ले जा रही हो, मुफ्त में बदनामी हमारी भी होगी साथ साथ में। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? भाई कह रहा है कि तुम कस्टम वालों को नहीं जानती हो, हम जानते हैं कैसे हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। अब वो कह रही है कस्टम वालों को तो पता नहीं हम जाने नहीं जाने, लेकिन इंसानों को हम थोड़ा बहुत जानती हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। यानी कह रहा है कि यदि सभी का दिमाग हमारे जैसे अदीबों जैसा हो जाता तो ये दुनिया है ना कुछ अलग तरह की हो जाती, अलग तरह की हो जाती। मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और अब बहन की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसका भाई सिर हिलाकर, अब भाई क्या करे कि बहुत दिनों बाद बहन आई है, आज भी मैंने उसे रुला दिया, तो खुद को दुख तो होता ही है। सिख बीवी देख लो, ये सिख बीवी हैं, और ये किन्नू पड़े हुए हैं, और ये है इनके हाथ में लाहौरी नमक है, और ये संदूक बड़ा है, ये पोटली बांध के रख लिए सामान। क्यों? अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। यानी कि दोपहर 2 बजे उसे निकलना था, दिन में सारी पैकिंग करनी थी रात को ही। सुबह का सारा प्रोग्राम व्यस्त हो चुका था, तो ये पैकिंग कर रही हैं। ये कीनू है जो माल्टा और संतरे से मिलकर बना है, जिसे हिंदुस्तानी का मावा भी कहा जाता है। ये लाहौरी नमक है जो बादामी पुड़िया में है, और ये संदूक में, पोटली में, जितना भी ये सामान भर के रख लिया है इन्होंने। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी है। सामान बांध रही थी, अभी दिखाया था मैंने आपको तस्वीर में। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल है। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा है, संतरे की तरह नाजुक है, और दूसरी थी नमक की पुड़िया। यानी कि सब कुछ सिमटकर संदूक में डाल दिया था सूटकेस में, बस 2 चीज़ें रह गई थी। एक तो किन्नू जो एक दोस्त का तोहफा है, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल था। माल्टे की तरह रंगीन है और मीठा भी है। कौन? किन्नू। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा है, और संतरे की तरह क्या है? नाजुक अर्थात कोमल है। और दूसरी चीज़ क्या रह गई थी? नमक की पुड़िया जो बादामी
थैली में थी, रंग की कलर की थैली में थी। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। अब बुद्धि पर विवेक छाने लग गया था। यानी भावना के स्थान पर बुद्धि पर धीरे धीरे हावी हो रही, यानी कि भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। यानी कि भावना के स्थान पर, अब तक भावना था, अब उस पर बुद्धि धीरे धीरे काम कर रही थी, हावी हो रही थी। बात तो सही है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तब दिमाग गर्म रहता है, कुछ समय बाद फिर सोचते हैं कि यह कार्य ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते तो ऐसा नहीं हो पाता। बात पर बुद्धि काम में करती है। धैर्य इसलिए कहते हैं सभी से कि सभी अपना यदि समय समय पर धैर्य का प्रयोग करें, धीरज का काम करें तो वह कुछ भी कार्य कर सकते हैं। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। अब कह रही है कि अब चोरी से भी नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी भी है, चलो इसे मैं हाथ में ले चलती हूँ, सबसे पहले कस्टम वालों के सामने ये नमक की पुड़िया रख दूंगी, मैं ये ले जा रही हूँ भाई, नहीं ले जा ले देंगे तो मैं छोड़ दूंगी, मजबूरी है, अभी क्या करें। अब शहद जो वादा निभाते उसे पूरा तो करते हैं, अब क्या करें, मुझे झुकना पड़ेगा। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था, वह अपने को शहद कहते हैं। यानी उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया है और फिर हम अपने आप को शहद कहते हैं। शहद का मतलब क्या है? फिर वायदा करके जुटलाने का क्या मायने? जान देकर वायदा पूरा करना होगा। यानी शहदों का क्या मतलब है कि अपनी जान देकर वादा को पूरा करते हैं। मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए। अब सोच रही है कि इस कीनों को तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि सब उधर से केले ला रहे थे, इधर से कीनू ले जा रहे थे, तो कीनों की टोकरी नीचे नीचे क्यों न रख ले, कोई देखेगा नहीं। कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। अब सोच रही है कि दिमाग दौड़ा रही है, टोकरी है, इसमें कीनू रख दें और सबसे नीचे नीचे इस पुड़िया को रख दें तो कौन देखेगा इन कीनुओं के नीचे। और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। अब उन्होंने कहा कि मैं आ रही तब देखा था कि फलों की टोकरियां कोई भी देख नहीं रहा था। उधर से केले आ रहे थे, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे और ले जा रहे थे। यानी उधर से, यानी कि हिंदुस्तान से लाहौर जो आ रहे थे वो केले लेकर आ रहे थे, और इधर से जो जा रहे थे वो सब क्या लेकर जा रहे थे? किन्नू लेकर जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिया और उसने बोला यह ठीक है, फिर देखा जाएगा। कीनू को सभी को कालीन जो बिछी हुई चादर होती है नीचे ज़मीन पर, उस पर बिखेर दिया और अब उसमें वो डालने लगेगी। देखना, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दे। टोकरी की तह तल होता है ना, उसमें उस नमक की पुड़िया को रख दिया। अब उसके ऊपर कीनू रखेगी। एक बार जहाँ कर उसने पुड़िया को देखा और ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। देखो कितना प्रेम है। यानी जैसे ही टोकरी के नीचे तल में रखा था उस पुड़िया को, उसने देखा कि ऐसा लगता है किसी प्यारी चीज़ को, प्यारे दोस्त को किसी कब्र में नीचे दबा दिया हो। कुछ देर उख बैठी हुई वह पुड़िया को तकती रही और कुछ देर तक बिना कुछ बोले वह उस पुड़िया को देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता है। यानी कि शहजादा जो होता है वो अपनी हीरा को, अपनी खाल को चीर करके छुपा लेता है और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता है। यानी कि अब जैसे उसने कीनू की टोकरियाँ खाली की, कालीन पर कीनों को बिखेर दिया, नीचे डाल दिया, तो नीचे को टोकरी में जैसे रखते तो किसी भी अपने प्यारे दोस्त को या किसी ने अपनी प्यारी चीज़ को गहराई के तल में कब्र में उतार दिया हो। अब कुछ समय तक बिना चुपचाप देखे हुए उस टोकरी में उस नमक की पुड़िया को देख रही थी। फिर उसे याद आया माँ के द्वारा जो कहानी सुनाई गई थी, किस प्रकार से अम्मा के बचपन में सुनाई जो कहानी देख रही थी कि शहजादा अपनी रान में चीरकर अपने हीरा को छिपा लेता है और देवों, खौफनाक भूतों, राक्षसों के बीच में से सामने से सावकार होते हुए निकल जाता है। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। क्या बात है। देखो, ये होता है प्रेम, दोस्ती इसे कहते हैं। और वो तो उसे अपनी माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ मान चुकी थी। ठीक है, तो कह रही थी कि ऐसी कोई तरकीब होती ना तो अपना दिल चीर करके उसमें मैं इस नमक की पुड़िया को रख लेती। उसने एक आह भरी,
फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास, और फिर ऊपर यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। अब किनुओं को डालने लगी उस पुड़िया के ऊपर, तो वह किनुआ रखी जैसे, तो पुड़िया बिल्कुल ही छुप चुकी थी। आश्वस्त होकर उसने हाथ जाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। अब उसने आश्वस्त हो गई कि हाँ छुप गया। अब उसने हाथ जाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसका दिया, टोकरी उठाकर पलंग के ऊपर सिरहाने रख ली और लेटकर और चादर ओढ़ करके सो गई। रात को जो दोहर होता है ना, भी दोहर अभी नाम आया था ना, दोहर ओढ़ करके। दोहर क्या होता है? कपड़े को उल्टा करके जब उसे सील लिया जाता है तो एक कंबल बन जाता है, ओढ़ने का एक कंबल बना दिया जाता है, ओढ़ कर सो जाते हैं, चादर बना दी जाती है। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे, यानी रात को 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी, यानी कि रात के लगभग 1:30 बजे थे और मार्च का महीना था, तो सुहानी हवा खिड़की से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरकत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहा था, यानी कि कोई पेड़ का पत्ता था, वो खिड़की से लहका यानी स्पर्श कर रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी के कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी, फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। पाकिस्तान में क्या था? पाकिस्तान के बारे में बता रही है कि कभी कभी तो रात को, जब मार्च का महीना था, रात के 1:30 बजे थे, तो किसी तरफ तो किसी खांसने की आवाज़ आती, कभी किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़ आती, क्या को चौकीदार की सिट्टी की आवाज़, सीटी सीपाटी होते हैं ना, पीपाटी जिसे बोलते हैं हम लोग गाँव में, तो उसकी आवाज़ आती और फिर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। यह क्या था? यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, यानी कि लाहौर में सफिया के 3 भाई थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे और उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले सफिया के बहुत सारे दोस्त थे। बाप की कब्र थी और पिता की जब मृत्यु होगी तो कब्र वहीं थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते? यानी भतीजी भतीजियाँ जो हैं वो कहते हैं, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते? उन सबके और सफिया के बीच एक सरहद थी और वह बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता है। यानी कि अब वो क्या समझे, बच्चों को कैसे समझाएं? जो एक बीच में सरहद पड़ती है, बहुत ही नोकदार छड़ें जहाँ होती हैं, जिसे हम कस्टम कहते हैं या कस्टम कहलाता है, अब वो कैसे इनको ले जा सकते हैं? कल वह लाहौर चली जाएगी और कल सफिया लाहौर चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। उसके भाई बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो साल भर बाद फिर आए, हो सकता है नहीं भी आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी न आ सके। कभी न आ सके मतलब एज उम्र इतनी हो चुकी थी कि अब 1 साल बाद आएगी तो शायद आए भी ना कभी, क्योंकि उसकी इतनी उम्र हो चुकी है, वो मर भी सकती है। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, यानी उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधी आंचल लहराता दिखाई देने लगा। अब जैसे आहिस्ता 1:30 बज चुके थे, अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगी तो उसकी आंखों के सामने वही सफ़ेद मलमल का बारीक दुपट्टा जो अपनी माँ मोहर्रम में ओढ़ा करती थी, तो उसे सिख बीबी याद आती है। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधी आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। किसके शब्द थे ये? सिख बीवी के शब्द थे जो उसे याद आ रहे थे। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा। अब उसे फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा। उस हवा में रची हुई मोल सीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास 2 बेजान परछाइयाँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो बता रही है वो उनके थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिख बीवी को रात को सोते समय क्या याद आ रहा था, क्या दिखाई दे रहा था।
तो उस हवा में रची हुई मोलसीरी की खुशबू, मोलसीरी कोई फूल या कोई ऐसा कुछ होगा जिस सुगंधित पदार्थ होगा, खुशबू, मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान दिखाई दे रहे जो दिखाई चुपचाप उदास और दो बेजान परछाइयां सी उसे दिखाई दे रही थी। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। यानी कि अब वो बच्चे उसे दिखाई दे रहे हैं, शायद उन बच्चे पूछ रहे हैं कि तो तुम कल चली जाओगी? वो कहती है हाँ। अब कब आओगी? तो मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं, क्योंकि अब मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अचानक उसकी आंखें खुल गई, इतनी देर में उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी जिस पर ठंडी जमनी शुरू हो गई थी। अब अचानक उसकी आंख खुल गई तो उसे दो नन्ही भतीजे थे जो दिख रहे थे, वो पूछ रहे थे कि कहीं तुम कल चली जाओगे? कहते हैं हाँ। कब आओगे? पता नहीं, साल बाद बार या कभी ना आ पाऊँ। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। एक पत्ती तोड़ ली जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह है कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नु जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तानी पाकिस्तान की एकता का मावा है। यानी कि एक दोस्त ने दिया था, एक मिठास का सौगात था, तो उसका हाथ किनारे तो अपने सर के किनारे तो रखा, संदूक को तो पलंग के नीचे दे दिया था और किन्नों की टोकरियों को अपने सर के सिराने रख लिया था। अब सिरानों पे जैसे ऐसे किया होगा तो लगा होगा। तब है किन्नु रसीले ठंडे किन्नु जिनको देते वक्त दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मावा है। यानी कि एक मीठा एक फल है जो संतरे की तरह नाजुक है और माल्टे की तरह रंगीन और मीठा है। सफिया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। अब सफिया आने के लिए अब फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और दिल्ली तक का तो किराया किसने? उसके भाई ने उसे यानी कि दे दिया था किराया। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। यानी कि वह हाथ में टिकट दबाए हुए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़ियाँ हैं। यानी कि चाय को हाथ में लिए और उसकी निगाह बिल्कुल उस टोकरी पर थी जिसमें किन्नु थे। किन्नु के नीचे क्या रखा हुआ था? नमक की पुड़ियाँ जो बादामी कागज में थी। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसने एक झिरझिरी सी आई। तो उसे जैसे उसका सामान निकाला गया जांच के लिए तो उसे एक बार आती है ना, झिरझिरी सी आती है, कहीं पकड़े ना जाए। तो एकदम उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। अब उसने सोचा कि यह जो मिठास का, मोहब्बत का, इंसानियत का जो तोहफा है इसे मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं इसे कस्टम वालों के सामने रखूंगी, ले जाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर है ही। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली, हैंडबैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। और जैसे तुरंत उसने वह पुड़िया उस टोकरी में से निकाल ली अपने हैंडबैग में, यानी हाथों में जो लेडीज़ों का एक जो नहीं होता पर्स होता है उसमें उस पुड़िया में रख लिया जिसमें पैसे और पासपोर्ट थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। तो ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी, जब रेल की तरफ चल रही थी तो एक कस्टम अधिकारी की तरफ वह बढ़ी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था, सभी मेज़ें खाली थी पर एक दो पर इक्का दुक्का कोई सामान रखा हुआ था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। और वहीं पर एक लंबा कद का दुबला पतला आदमी जिस खिचड़ी जैसे बाल थे और आंखों पर ऐनक था, ऐसा आदमी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर खड़ा हुआ था। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर कुछ अंच नहीं रही थी। यानी वो कस्टम ऑफिसर की वर्दी तो पहना लेकिन उस पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यानी सफिया उस कस्टम अधिकारी से कुछ हिचकाकर बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उससे गौर से देखा, बोले फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। अब जैसे ही सोफिया ने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, उसने बोला फरमाइए। तो उसको जैसे ही उसने बोला तो उसकी और थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। तो उसने बोला कि आप कहाँ से हैं? तो उसने फिर उसे गौर से देखा। कस्टम अधिकारी ने कहा कि मेरा वतन दिल्ली है। फिर वही अफसर कह रहा है कि तुम भी हमारे शहर की मालूम होती हो, क्या आप अपने अजीज़ों, अपने मित्रों, अपने प्रियो स्नेहों से मिलने आई हो? वो कहती है जी हाँ, उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ। मैं लखनऊ की हूँ। कहती है कि मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए, आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तब भी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। अब वो कह रहा है कि जब पाकिस्तान बना था तभी हम यहाँ आ गए थे, लेकिन हमारा वतन अब भी क्या है? दिल्ली है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। और हैंडबैग टेबल पर रखा, उसमें से जो पुड़िया थी उसको निकाल उसके सामने रख दिया और धीरे धीरे सब बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया और अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। देखो, कस्टम अधिकारी अच्छा था, वह अपना वतन दिल्ली मान, तो उसे भी अपने वतन की याद आ रही थी, तो समझदार था। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अब बैग सफिया की तरफ देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी मोहब्बत, इंसानियत, मुरब्बत तो इस तरह गुजर जाती है कि कस्टम हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे फिर खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते हुए वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। खातून बूढ़ी माँ को बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि बैग उसे देते हुए कह रहा है कि जो मोहब्बत है वह कस्टम वालों से इस प्रकार गुजर जाती है, कस्टम वाले क्या हो जाते हैं? हैरान रह जाते हैं। फिर कह रहा है कि जामा मस्जिद को मेरा सलाम कहना और उन खातून को जब ये नमक की पुड़िया देते हुए बोलना कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली हमारा, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म आ गई और वे वहीं खड़े रहे। वो देख रहे थे उसे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और बीचे हुए होठों के बीच में से काटते हुए रेल सरहद की तरफ बढ़ी। बहुत सारे दोस्त खड़े हुए थे। अब रेल चल रही है, चल दी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया। यानी कि जैसे अब उन्हें पता ही नहीं चला, वह सोच रही थी उस दिल्ली वाले कस्टम अधिकारी से भी जो वतन था उसे भी, उसकी भी याद आ रही थी, बहुत सारे दोस्त याद आ रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कब लाहौर ख़त्म हो गया, कब अटारी आ गया। अटारी में पाकिस्तान पुलिस तो उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो गई और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया पता ही नहीं चला सफिया को। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहाज, बोलने का तरीका और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। यानी कि एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें थी और लिबास, कपड़े थे, एक सा बोलबाला था और यानी कि बोलने का तरीका था और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे से नवाज रहे थे, बातें कर रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। दो पुलिस, कस्टम मैन पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। बस अब मुश्किल इतनी थी कि दोनों के पास भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर से कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। यानी अमृतसर में जो कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच कर रहे थे, उनके डिब्बों के सामने ही साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे।
देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। अब वह जो बातचीत कर रहे थे तो वह सूरत से तो बंगाली लगते थे, उनसे जाकर उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा लाहौरी नमक है। कहाँ चेक हो रहा था ये सब? अमृतसर में, ये ध्यान रखना। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। अब पूरी बात जैसे वह सफ़िया उन्हें बता देती है दोनों को, तो वो भी कहते हैं, धीरे से उसे बुलाते हैं, ज़रा इधर आइए। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। और चलते चलते वो दोनों एक दूसरे से, अब वो एक कस्टम अधिकारी ने उसे बुला लिया, तो दोनों चल रहे थे, तो उन्होंने किसी से कहा कि इनके सामान का ध्यान रखना है तुम्हें। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते ही हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए न। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। क्या बात है, ऐसे होते हैं इंसानियत वाले लोग, तो अपनी जेब से हैंकी रुमाल निकालते हैं, एक कुर्सी को झाड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि बैठिए जनाब। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ जाकर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया, और बाहर वो जो कस्टम अधिकारी था वह एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? उसने सोचा कि कहीं मेरे लिए नहीं बुला रहा है। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। अब वह 2 चाय क्या ऑर्डर दिया, जब सफ़िया थोड़ा सा मतलब एक गहरी सांस ली होगी, हाँ अब ठीक है सब कुछ। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया, और पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया जो चाय ला रहा था। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946, ये लिखा हुआ था। तो बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, टाइटल पर सफ़े पर अंग्रेजी कुछ धुंधले हुए अक्षर लिखे हुए थे, और शब्द सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त प्यार के साथ, ढाका 1946 लिखा हुआ था। इसका मतलब उसका वतन ढाका था। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? अब सफ़िया बोलते हैं, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ मेरा वतन ढाका है। वो कस्टम अधिकारी कहता है कि हाँ मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया, उन्होंने बड़े गर्व से फ़ख्र से जवाब देता है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो 12-13 साल का था, यानी कि जब हम यहाँ आए तो जब डिवीज़न बटा था तब आ गए थे, जब मैं करीब 12-13 साल का होऊंगा। पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, पर नजरुल को और टैगोर साहब को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। यानी जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे, तो हम रात यहाँ आ रहे थे, उसे ठीक 1 वर्ष पहले, वो 1 वर्ष पहले जिस रात को हम यहाँ आ रहे थे उसे ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। यानी कि उस दिन मेरी सालगिरह थी जिस दिन मुझे किताब मिली, और फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े और नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहते हैं। वतन? सफ़िया जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा नहीं कि मेरा वतन ढाका है? उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाब की क्या बात, हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। यानी अब उसे अपने वतन की बात आने लग गई। तो ये कहते हैं कि यही कहा गया इसमें कि अपने वतन को, ये छोटी सी पुड़िया है तो अपने वतन को सबको याद दिला देता है।
उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चढ़ने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चढ़ना शुरू किया। वो भी अच्छा आदमी था। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। यानी कि जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो पुल के सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ, वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। तो ये आपकी कहानी समाप्त होती। यानी कि सफ़िया सोच रही थी कि ये कस्टम अधिकारी जिसका वतन एक उधर है एक इधर है, मतलब ये हो क्या रहा है। ये नमक की पुड़िया इनको अपना वतन याद दिला रहा है, अपने प्यार मोहब्बत की बातें, अपने सगों की याद दिला रहा है। तो जब रज़िया सज्जाद ज़ही ने यह कहानी लिखी तो यह कहानी का मुद्दा एक ही है कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, जब लोगों को पुनर्वासित यानी विस्थापित और पुनर्वासित हो गए, फिर भी वो अपने वतन को जहाँ उनका जन्म हुआ था तो वही मानते हैं। तो सभी के दिलों को ये खकोलती है और हमारे सामने एक सवाल खड़ा जरूर करेगी, क्या ऐसी मोहब्बत जो फ़िलहाल वर्तमान में कहानी लिखते समय दिखाई गई है, क्या ऐसी ही मोहब्बत आगे आने वाली पीढ़ी के पास रहेगी? तो ऐसा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है और मैं तो यही कहूँगा कि ये बढ़ता ही जाएगा ये प्रेम इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था बच्चों आपकी नमक कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।